होटल की मैनेजर जिस बुजुर्ग महिला को भिखारी समझकर सबके सामने नीचा दिखा रही थी, असल में वह न तो भिखारी थीं और न ही गरीब, बल्कि इतनी बड़ी महिला थीं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और जब उनकी सच्चाई सामने आई, तो ऐसा हुआ कि पूरे होटल के होश उड़ गए। सुबह के ठीक 11:00 का समय था। शहर के सबसे बड़े 5 सितारा होटल की चमचमाती इमारत के बाहर चहल पहल थी। बड़ी बड़ी गाड़ियों से धनी लोग, विदेशी मेहमान और चमकदार कपड़े पहने मेहमान आते जाते दिख रहे थे। तभी होटल के गेट पर धीरे धीरे कदम बढ़ाती एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। साधारण सूती साड़ी पहने, सफेद बालों से भरे सिर को पल्लू से ढक रखा था। हाथ में एक पुराना झोला और सहारे के लिए एक मजबूत लकड़ी की छड़ी। नाम था गंगा देवी। गंगा देवी का व्यक्तित्व बेहद शांत था। चेहरे पर झुर्रियां तो थीं, मगर आंखों में अद्भुत तेज झलकता था। कदम भारी जरूर थे, लेकिन उनमें दृढ़ता थी। होटल की भव्य इमारत और भीतर की दौलत से भरी दुनिया से बिल्कुल अलग उनकी सादगी सभी की नजरों में तुरंत आ गई। जैसे ही वे मुख्य गेट तक पहुंची, सुरक्षा गार्ड की भौहें सिकुड़ गईं। वह दौड़ता हुआ सामने आया और हाथ फैलाकर बोला, भाई साहब, आप यहां क्या कर रही हैं? यह जगह आपके लिए नहीं है। यह 5 सितारा होटल है। यहां बड़े बड़े लोग आते हैं। आप कहां से चली आईं? गंगा देवी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोली, बेटा, मेरी यहां बुकिंग है, उसी के बारे में पूछना था। गार्ड उनकी बात सुनकर पहले तो हैरान हुआ, फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। पास खड़े दूसरे गार्ड से बोला, देखा इसे? कह रही हैं कि इनकी यहां बुकिंग है। भाई साहब, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। यह जगह आपके बस की नहीं है। यह होटल बहुत लग्जरी है। बड़े बड़े बाबू लोग आते हैं यहाँ। कोई आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इतने में होटल की रिसेप्शनिस्ट राधा कपूर ने यह बातचीत सुन ली। उसने अपनी चमचमाती डेस्क से उठकर गंगा देवी की ओर देखा, सिर से पांव तक उनका निरीक्षण किया और होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान तैर गई। वह मुस्कान स्वागत की नहीं, बल्कि अपमान की थी। राधा ने ऊंची आवाज में कहा, भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग इस होटल में होगी। यह होटल बहुत महंगा है। शायद आप गलत जगह आ गई हैं। गंगा देवी ने उसी सहजता से उत्तर दिया, बेटी, एक बार चेक तो कर लो। शायद मेरी बुकिंग यहीं हो। राधा ने लापरवाही से कंधे उचकाए, मानो किसी जिद्दी बच्चे की बात मान रही हो। उसने कहा, ठीक है भाई साहब, इसमें समय लगेगा। आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। गंगा देवी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़ी। लॉबी का वातावरण चमचमाता और शोर शराबे से भरा था। बड़े झूमर, महंगे सोफे और विदेशी खुशबू। पर उस आलीशान माहौल में गंगा देवी की सादगी अजनबी लग रही थी। वे एक कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गईं, झोला जमीन पर रखा, छड़ी को सहारे में लगाया और खामोश होकर आंखें झुका लीं। लेकिन लॉबी में मौजूद गेस्ट्स उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, लगता है मुफ्त का खाने आई हैं। दूसरे ने ताना मारा, इसकी औकात नहीं कि यहां का एक गिलास पानी भी खरीद सके। गंगा देवी ने यह सब सुना, पर मौन साधे रहीं। उनकी चुप्पी ही उनकी ताकत थी। इसी बीच एक छोटा बच्चा अपनी मां से मासूमियत से पूछ बैठा, मम्मी, ये बाइसा यहां क्यों बैठी हैं? यह तो होटल वाली जैसी नहीं लगती। मां ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यह सब किस्मत की मार है। जब किस्मत साथ नहीं देती, तो इंसान को सबकी सुननी पड़ती है। गंगा देवी ने यह सुना और उनकी आंखों में एक क्षण के लिए नमी उतर आई, मगर उन्होंने सिर झुका लिया। राधा कपूर दोबारा वहां से गुजरी। उसने अपने साथी स्टाफ से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे। ऐसे लोगों को यहां बैठाना भी रिस्क है। होटल की इमेज खराब हो रही है। साथी ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में यह खुद ही उठकर चली जाएंगी। गंगा देवी यह सब सुन रही थीं, लेकिन वह चुप थीं। उनके चेहरे पर धैर्य झलक रहा था। करीब 1 घंटा बीत गया। गंगा देवी वहीं बैठी रहीं, कभी घड़ी देखती, कभी रिसेप्शन की तरफ। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हाँ भाई साहब, आपकी बुकिंग है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया और खड़ी हो गईं। रिसेप्शन पर जाकर बोलीं, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो। मुझे उनसे कुछ जरूरी बात राधा ने मन ही मन चिढ़कर सोचा, अब ये मैनेजर से भी मिलना चाहती हैं। उसने अनमने ढंग से फोन उठाया और मैनेजर विक्रम खन्ना को कॉल लगाया। सर, एक बुजुर्ग महिला आपसे मिलना चाहती हैं। विक्रम ने दूर से गंगा देवी को देखा। वह हंसते हुए बोला, यह हमारी गेस्ट हैं या बस यूं ही चली आई हैं? मेरे पास टाइम नहीं है, इन्हें बैठने दो।
राधा ने वही बात गंगा देवी से दोहराई। गंगा देवी ने गहरी सांस ली और फिर उसी कोने की कुर्सी पर लौटकर बैठ गईं। अब उनकी आंखों में सब्र और गहराई और भी बढ़ गई थी। यहीं से अर्जुन शर्मा की एंट्री होती है। अर्जुन होटल का बेल बॉय था। उसने देखा कि सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मगर उसके दिल में उनके लिए सम्मान था। वह पास जाकर बोला, बाईसा, आप कब से बैठी हैं? किसी ने आपकी मदद नहीं की? गंगा देवी ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, मैं मैनेजर से मिलना चाहती हूं, लेकिन लगता है वह व्यस्त हैं। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे बात करता हूं। गंगा देवी ने मुस्कुराकर उसका आशीर्वाद दिया। अर्जुन मैनेजर के पास गया, मगर विक्रम ने उसकी बात सुनकर उसे डांट दिया। बोला, अर्जुन, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसे लोगों से दूर रहा करो। यह कोई गेस्ट नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता? अर्जुन का मन दुखी हो गया। वह लौट आया और गंगा देवी से बोला, बाईसा, मैंने कोशिश की, पर मैनेजर साहब अभी नहीं मिलना चाहते। गंगा देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए काफी है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे लगा कि इस साधारण सी महिला में कोई गहरी ताकत है। लेकिन लॉबी में माहौल भारी था। लोग हंस रहे थे, ताने कस रहे थे, और गंगा देवी अब भी चुप थीं। क्या लॉबी में जैसे सन्नाटा पसरा हुआ था। गंगा देवी एक कोने में बैठी थी। उनके चेहरे पर थकान के बावजूद धैर्य साफ झलक रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन उनके लिए हर मिनट पहाड़ जैसा भारी था। कुछ देर बाद उन्होंने छड़ी उठाई, झोला कंधे पर डाला और रिसेप्शन की ओर बढ़ी। लोग फुसफुसा रहे थे, देखो, अब बाईसा मैनेजर से भिड़ने जा रही हैं। अरे, इनकी औकात है भी क्या? मैनेजर इन्हें मिलने देंगे? रिसेप्शन पर खड़ी राधा ने उन्हें आते देखा और झूंझलाकर कहा, बाईसा, मैंने कहा ना, मैनेजर साहब बिजी हैं, इंतजार कीजिए। गंगा देवी ने नरम आवाज में उत्तर दिया, बेटी, बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। इतना कहकर वे सीधी मैनेजर विक्रम खन्ना के केबिन की ओर बढ़ी। लॉबी में एकाएक खामोशी छा गई। सबकी निगाहें उसी तरफ टिक गईं। गंगा देवी ने दरवाजा खोला। भीतर विक्रम अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा था। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ बाईसा, बताइए, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या काम है आपको? गंगा देवी ने झोला खोला और अंदर से एक लिफाफा निकाला। उसे टेबल पर रखते हुए बोली, यह मेरी बुकिंग और होटल से जुड़ी कुछ डिटेल है, कृपया एक बार देख लीजिए। विक्रम ने लिफाफा हाथ में लिया, मगर खोले बिना ही टेबल पर पटक दिया। उसके चेहरे पर घमंडी हंसी तैर गई। उसने कहा, बाईसा, जब किसी इंसान की जेब में पैसे नहीं होते तो उसे बुकिंग जैसी बातें करना बेकार है। आपकी शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है। यह होटल आपके बस का नहीं है। बेहतर होगा आप यहां से चली जाएं। और बात हो। उनकी आवाज अब गहरी और गंभीर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा, बिना देखे कैसे तय कर लिया? एक बार इन कागजों को देख तो लो। सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। विक्रम कुर्सी पर पीछे झुक गया और जोर से हंसते हुए बोला, बाईसा, मुझे किसी कागज को देखने की जरूरत नहीं है। मैं सालों से इस होटल को संभाल रहा हूं। लोगों की शक्ल देखकर पहचान लेता हूं कि किसकी क्या औकात है। आपकी शक्ल कहती है कि आपके पास कुछ नहीं है। लॉबी में बैठे कुछ मेहमान भी हंसने लगे। गंगा देवी ने गहरी सांस ली, लिफाफा टेबल पर रखा और शांत स्वर में बोली, ठीक है, जब तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं चलती हूं, लेकिन याद रखना, जो तुमने आज किया है उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। पीछे बैठे गेस्ट्स फुसफुसाए, वाह, मैनेजर ने सही किया, ऐसे लोगों को सबक मिलना ही चाहिए। गंगा देवी होटल से बाहर निकल गईं। उनकी धीमी चाल और झुकी कमर ने पूरे स्टाफ को भीतर ही भीतर झकझोर दिया। लेकिन विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर तिरस्कार और गर्व का मिला-जुला भाव था। गंगा देवी के जाने के बाद लॉबी धीरे धीरे सामान्य हो गई, पर बेल बॉय अर्जुन शर्मा का दिल बेचैन था। उसकी नजर उस लिफाफे पर गई जिसे विक्रम ने बिना देखे ही टेबल पर पटक दिया था। अर्जुन धीरे से वहां पहुंचा। उसने लिफाफा उठाया और अपने कमरे में चला गया। उसने होटल के सर्वर कंप्यूटर में लॉगिन किया और पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगा। कुछ ही देर में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। स्क्रीन पर साफ लिखा था, गंगा देवी, होटल की 65% शेयर होल्डर, संस्थापक सदस्य। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत प्रिंटर से रिपोर्ट निकाली और भागता हुआ मैनेजर के केबिन में गया। सर, यह रिपोर्ट देखिए। विक्रम ने भौहें चढ़ाईं। क्या है ये? अर्जुन ने कांपती आवाजों में कहा। सर, यह वही बुजुर्ग महिला हैं
जो आज सुबह यहां आई थी। यह हमारे होटल की असली मालिक हैं। विक्रम ने रिपोर्ट उसकी ओर देखा, फिर बिना पढ़े ही वापस धकेल दिया। उसकी आवाज में अहंकार और भी बढ़ गया। मुझे यह सब बकवास नहीं चाहिए। यह होटल मेरी मैनेजमेंट स्किल से चलता है, किसी पुराने बाबा या बाईसा की दान दक्षिणा से नहीं। तुम अपना काम करो। अर्जुन हैरान रह गया। उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। वह रिपोर्ट हाथ में लेकर बाहर निकल आया। लॉबी में लौटते ही उसे गंगा देवी की आंखें याद आईं। वो आंखें जिनमें धैर्य और गहराई थी। उसने मन ही मन सोचा, यह मामला सिर्फ होटल तक सीमित नहीं है। यह इंसानियत की परीक्षा है, और कल सुबह इसका सच सबके सामने आएगा। अगली सुबह होटल का नजारा बिल्कुल अलग था। हर कोने में हलचल थी। स्टाफ आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। किसी ने कहा, कल जो बाइसा आई थीं, उनके बारे में कुछ बड़ा मामला है। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, सुना है कि वो होटल की बड़ी शेयर होल्डर हैं। यह खबर धीरे धीरे पूरे होटल में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। सबके मन में सवाल था, क्या सच में वो बुजुर्ग महिला इस आलीशान होटल की मालिक हो सकती हैं? घड़ी ने 10:30 बजाए। लॉबी का माहौल अचानक बदल गया। होटल के मुख्य द्वार से वही साधारण कपड़े पहनी बुजुर्ग गंगा देवी अंदर आईं। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उनके साथ एक सूट बूट पहना अधिकारी था, जिसके हाथ में काले रंग का ब्रीफकेस था। सभी की नजरें एक ही पल में उसी दिशा में टिक गईं। गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, वेटर सब सन्नाटे में खड़े रह गए। कल जिन्हें सबने अनदेखा किया था, आज वही शख्स होटल में किसी सम्राट की तरह प्रवेश कर रही थी। गंगा देवी ने सीधा हाथ उठाकर आदेश दिया, मैनेजर को बुलाओ। उनकी आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। यह आदेश की कठोरता थी। कपूर के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में कल की घटना घूमने लगी, कैसे उसने इस बुजुर्ग महिला को अपमानित किया था। लेकिन आदेश की गंभीरता इतनी प्रबल थी कि उसने तुरंत मैनेजर विक्रम खन्ना को फोन लगाया। थोड़ी ही देर में विक्रम वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट थी, मगर अहंकार अब भी बाकी था। आधी मुस्कान के साथ बोला, जी भाई साहब, आज फिर आ गई आप। बताइए, अब क्या काम है? गंगा देवी ने उसकी आंखों में सीधे देखा। विक्रम खन्ना, मैंने कल ही कहा था कि तुम्हें अपने कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ेगा, और आज वो दिन आ गया है। विक्रम सकपका गया। उसने हंसी में बात टालने की कोशिश की। भाई साहब, आप तो बड़ी बातें करती हैं। कल भी यही बोला था। अब क्या नया तमाशा करने आई हैं? गंगा देवी के साथ आए अधिकारी ने ब्रीफकेस खोला। उसमें से मोटी फाइल निकाली और सबके सामने टेबल पर रख दी। उसने जोर से कहा, ये डॉक्यूमेंट साफ बताते हैं कि इस होटल के 65% शेयर गंगा देवी के नाम पर हैं। असली मालिक वही हैं। पूरा स्टाफ स्तब्ध रह गया। राधा कपूर के हाथ कांपने लगे। लॉबी में मौजूद गेस्ट्स ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाए, ये तो सच में मालिक हैं। हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। गंगा देवी ने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी। उनकी आवाज अब तेज और दृढ़ थी। विक्रम खन्ना, आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं रहोगे। तुम्हारी जगह अर्जुन शर्मा इस पद को संभालेगा। यह सुनकर विक्रम गुस्से से कांप गया। आप होती कौन है मुझे हटाने वाली? यह होटल मैं सालों से चला रहा हूं। मेरी मेहनत से यह यहां तक पहुंचा है। गंगा देवी गरजते हुए बोलीं, यह होटल मैंने बनाया है। इसकी नींव मेरी मेहनत और संघर्ष से रखी गई थी। मैं चाहूं तो तुम्हें एक पल में बाहर का रास्ता दिखा सकती हूं, पर दंड स्वरूप तुम्हें फील्ड का काम दिया जा रहा है। अब वही काम करो जो तुमने दूसरों से करवाया है। कैसे 2000 खाम लोगों? विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। घमंड की परतें टूट चुकी थीं। गंगा देवी ने अर्जुन को पास बुलाया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन दिल में इंसानियत थी। यही असली काबिलियत है। इसलिए तुम इस पद के हकदार हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। भावुक होकर बोला, बाईसा, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। गंगा देवी मुस्कुराईं। यही सबसे बड़ी योग्यता है बेटा। इसके बाद उन्होंने राधा कपूर की ओर देखा। उनकी नजर इतनी कठोर थी कि राधा कांप गई। गंगा देवी ने कहा, राधा, तुम्हारी यह गलती पहली है, इसलिए तुम्हें माफ कर रही हूं। लेकिन याद रखना, इस होटल में कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। हर इंसान की इज्जत बराबर है। राधा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़ लिए और बोली, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। गंगा देवी ने चारों तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, यह होटल सिर्फ अमीरों का नहीं है। यहां इंसानियत ही असली पहचान होगी। जो भी अमीर गरीब का फर्क करेगा, वह इस जगह पर रहने लायक नहीं होगा। लॉबी में मौजूद गेस्ट ने जोरदार तालियां बजाईं। जो कल तक उन्हें तुच्छ समझ रहे थे, आज वही उनके आगे झुक गए। अब सब जानना चाहते थे कि गंगा देवी कौन है
और उन्होंने इस होटल की नींव कैसे रखी। सालों पहले गंगा देवी का परिवार साधारण था। पति एक छोटे व्यापारी थे, जिनका निधन अचानक हो गया। बच्चों की परवरिश, कर्ज और समाज की ताने उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। लेकिन गंगा देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, छोटे मोटे काम किए, कभी सिलाई, कभी पढ़ाने का काम। धीरे धीरे उन्होंने थोड़ी थोड़ी पूंजी जोड़ी। फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां इंसान को उसकी इज्जत से पहचाना जाए, न कि उसके कपड़ों या पैसे से। इसी सोच से इस होटल की नींव पड़ी। उनके पास न बड़ा पैसा था, न बड़े रिश्ते, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और आत्मविश्वास उनका सबसे बड़ा पूंजी था। धीरे धीरे उनका सपना साकार हुआ और होटल खड़ा हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैनेजर और नए स्टाफ के आने के साथ इंसानियत पीछे छूटती गई। होटल का चेहरा चमकदार रहा, मगर सोच संकुचित होती चली गई। गंगा देवी के फैसले के बाद होटल में माहौल पूरी तरह बदल गया। अब हर गेस्ट के साथ सम्मान से पेश आया जाने लगा। स्टाफ ने समझ लिया कि असली पहचान कपड़ों या पैसे में नहीं, बल्कि इंसानियत और बर्ताव में है। अर्जुन अब मैनेजर की कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में नम्रता और दिल में जिम्मेदारी थी। राधा ने भी खुद को बदल लिया। वह हर आने वाले गेस्ट को मुस्कुराकर स्वागत करती। और विक्रम, उसे फील्ड वर्क पर भेज दिया गया। अब वह वही काम करता था जो पहले वह अपने जूनियर्स से कराता था। धीरे धीरे उसे भी एहसास हुआ कि इंसानियत के बिना पद और घमंड बेकार हैं। एक दिन गंगा देवी ने पूरे स्टाफ को बुलाया। उन्होंने कहा, असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। अगर सोच बड़ी हो तो इंसान खुद ही बड़ा बन जाता है। याद रखना, यह होटल सिर्फ दीवारों और कमरों से नहीं बना, यह इंसानियत की नींव पर खड़ा है। और जब तक यह नींव मजबूत है, तब तक यह होटल कभी नहीं गिरेगा। उनकी बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। लोग कहते थे, गंगा देवी ने सिर्फ होटल नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत की एक मिसाल खड़ी की।